हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर लक्ष्मीकांत पॉलिटी 6th एडिशन। यहाँ पर अब हम शुरू कर रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर। इससे पहले वाले वीडियोस में वी हैव कंप्लीटली कवर्ड द पार्लियामेंट से रिलेटेड सारी की सारी चीजें। हैव अ लुक एट इट। स्टेट लेजिस्लेचर्स आर वेरी इजी। व्हाई दे आर वेरी इजी? क्योंकि एक तरीके से पार्लियामेंट का ही रूप होते हैं ये। जिस तरीके से पार्लियामेंट सेंटर में काम करेगी, स्टेट लेजिस्लेचर्स कहाँ पे काम करते हैं? ये स्टेट लेवल पे काम करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके बारे में गिवन कहाँ पर है? इसके बारे में गिवन है आर्टिकल 170 में। आर्टिकल 170 में इसके बारे में गिवन है। इसकी स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, यानी कि लोग कितने हो सकते हैं इसमें? तो इट वेरी फ्रॉम 16 टू 500। और ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल 16 टू 500 ही हो, इट में ऑल्सो वेरी, यानी कि ये रिजिड नहीं है। इट इज नॉट ऑलवेज रिजिड, इट कुड बी लेस देन इट। अब इसमें कौन से लोग आएंगे? इसमें जो लोग आते हैं वो होते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड, यानी कि उनको डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं आप और हम, और अपनी अपनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से वो आते हैं। कहलाते क्या है वो? MLA, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MLA विधायक, चाचा विधायक हैं हमारे, वो वाले विधायक। तो डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आएंगे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से। इनका जो टर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो MLA होते हैं वो भी 5 years होता है, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म है वो भी कितना होता है? 5 years का ही होता है। उसके अलावा कि क्या कोई और प्रोविजन है यहाँ पे? तो हाँ, यहाँ पर भी एक प्रोविजन है एंग्लो इंडियन का। जैसे कि लोकसभा में था ना कि प्रेसिडेंट को लगता है कि अगर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है तो वो एंग्लो इंडियन को रख सकते हैं। यहाँ पर भी एंग्लो इंडियन को रखा जा सकता है अंडर आर्टिकल 333, और एक मेंबर को रखा जा सकता है। और लोकसभा में प्रेसिडेंट रखते थे, यहाँ पे किसे रखा जा सकता है? किसके द्वारा? बाय गवर्नर। अगर गवर्नर को लगता है कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये वर्ड बहुत जरूरी है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो गवर्नर के द्वारा रखा जा सकता है। ठीक। अब MLA यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑब्वियस सी बात है, सारे के सारे स्टेट्स की अलग होती हैं, प्लस दिल्ली और पुडुचेरी की भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। MLA कौन हो सकता है? ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वो क्या होने चाहिए? इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। एज उनकी 25 years प्लस होनी चाहिए। और उसके अलावा लिखा हुआ है एनी रूल दैट मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट अगर बाद में कोई और भी रूल ऐड कर सकता है तो उसमें जो भी डिस्क्रिप्शन वो ऐड करते हैं वो पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब कौन MLA नहीं बन सकता, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ MLA की डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगी? कि अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड कर रहा है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सेंटर में भी वो होल्ड कर सकता है, स्टेट में भी, दोनों में से कहीं से भी होल्ड कर रहा है, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सेकंड ग्राउंड है अनसाउंड माइंड। पता चले माइंड ही साउंड नहीं है तो भाई स्टेट की जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे? तीसरा पॉइंट है अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंसी। अगर कोई इंसॉल्वेंसी का केस उस पर चल रहा है जिसमें वो डिस्चार्ज नहीं हुआ है, उसके अलावा उसने एक्वायर कर ली है सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री। अगर किसी और कंट्री की सिटीजनशिप उसने एक्वायर कर ली है तो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन में ही हमने क्या देखा कि उसको सिटीजन होना पड़ेगा कहाँ का? इंडिया का। तो एक्वायर सिटीजनशिप अगर अदर कंट्री का कर ले तो। नेक्स्ट है कि उसके अलावा अगर कोई भी लॉ बनाता है पार्लियामेंट तो वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अच्छा, जो आपका डिस्क्वालिफिकेशन है, इसको अंतिम फैसला लेने का जो हक होता है वो होता है गवर्नर का, यानी कि एक तरीके से यू कैन से गवर्नर डिसीजन इज फाइनल।
गवर्नर ने जो डिसीजन ले दिया वो कैसा है, वो है आपका फाइनल डिसीजन। अच्छा, आप जो मैं पढ़ा रही हूँ आप प्लीज़ इसके ना नोट्स ज़रूर बनाते चलिए। आप अपनी भी कोई भी कॉपी वगैरह बना लीजिए, उसमें ये नोट्स ऐड करते रहिए। अगर साथ साथ कोई भी करंट अफेयर का पॉइंट हो रहा है तो मैं कोशिश करिए उसको ऐड ऑन करने की। लेकिन आप इसको जब भी पढ़ते हैं, हो सकता है आप इसे 2020, 21, 22, 23, 24 कभी भी पढ़ रहे हो, तो स्टैटिक पोर्शन यही रहने वाला है, स्टैटिक चेंज नहीं होगा। तो आप क्या करिए, जो स्पाइरल वाली नोटबुक आती है उसमें एक एक साइड ये लिखते रहिए, दूसरा साइड उसको ओपन छोड़िए। ओपन में आप क्या करेंगे कि जो भी उससे रिलेटेड करंट अफेयर अगर ऐड होता है ना, तो उस करंट अफेयर को साथ साथ उसी टॉपिक में ऐड करते रहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कोई भी केस आता है लेटेस्ट, जिस ईयर में आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आप उसे इस तरीके से ऐड कर सकते हैं जिससे आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस 200% हो जाते हैं कि 100%। अब अगर आपने ये चीज़ लिख दी और ये चीज़ इसका एग्जाम में क्वेश्चन आ गया मान लो मेंस में, तो आपके पास वो सारे पॉइंट्स होंगे जो शायद और बच्चों के पास नहीं होंगे और आपको डेफिनेटली एक एज मिल जाएगा। अब अगला टॉपिक आता है इसी में, लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए जैसे लोकसभा और राज्यसभा होता है ना सेंट्रल लेवल पे, लोकसभा होगा राज्यसभा, वैसे ही स्टेट लेवल पे कुछ कुछ स्टेट जो बड़े स्टेट हैं उसमें लोकसभा नहीं, लोकसभा की जगह क्या होता है लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस राज्यसभा के जैसा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी के टाइम पे सिर्फ ये 6 स्टेट्स में, पहले 7 में था, जम्मू एंड कश्मीर में भी था, बट अब वो यूनियन टेरिटरीज बन चुकी हैं। अभी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ये 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। यानी कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, विधानसभा भी है एंड विधान परिषद भी है। लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या बोलते हैं, विधान सभा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या बोलते हैं, विधान परिषद। दैट्स हिंदी टर्मिनोलॉजीज, आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए सब याद रखें। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके टोटल मेंबर आएंगे कहाँ से, तो टोटल मेंबर इसके कहाँ से आएंगे, टोटल मेंबर्स। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एग्जाम में कंटिन्यूसली बार बार पूछा जाता है। तो इसमें जो 1/3 मेंबर होंगे, 1/3 मेंबर को इलेक्ट करेंगे एमएलएस, तो दे आर इलेक्टेड बाय एमएलएस। एमएलएस कौन, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर थे वही मेंबर 1/3 ऑफ टोटल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को अपॉइंट करेंगे, इलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो 1/3 है इसको इलेक्ट किया जाएगा, इसे भी इलेक्ट किया जाएगा, पर इसे इलेक्ट कौन करेगा, जो मेंबर्स हैं, किसके मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, जो भी म्यूनिसिपैलिटीज के मेंबर हैं वो। उसके अलावा मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स या फिर एनी अदर बोर्ड या एनी अदर लोकल अथॉरिटी ऑफ स्टेट, यानी कि 1/3 को इलेक्ट किया किसने, एमएलए ने 1/3 को इलेक्ट किया मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या कि कोई और लोकल अथॉरिटी अगर स्टेट की है तो वो। फिर आता है 1/12। अब 1/12 को कहाँ से उठाया जाएगा, 1/12 को उठाया जाएगा जो भी ग्रेजुएट्स होंगे, एनी ग्रेजुएट जिनको किए हुए 3 ईयर हो चुके हैं, 3 साल प्लस हो चुके हैं ग्रेजुएशन को, तो वो वाले ग्रेजुएट्स फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो सकती है या वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी हो सकती है या हो सकता है वो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हो, तो 3 साल प्लस हो गया हो, कोई भी ग्रेजुएट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी एनी डिसिप्लिन, जरूरी नहीं है कि वो साइंस का हो, कॉमर्स का हो, वो किसी का भी हो सकता है, तो 1/12 को वहां से लिया जाएगा। फिर 1/12 नेक्स्ट जो 1/12 हैं इनको इलेक्ट किया जाएगा, इन्हें भी इलेक्ट किया जाएगा। कौन इलेक्ट करेगा इन्हें, इलेक्टेड बाय टीचर्स। टीचर्स कौन से लेवल के होंगे, जो सेकेंडरी लेवल के होंगे, तो इलेक्टेड बाय टीचर्स जो कि क्या है, रेजिडेंट्स ऑफ स्टेट,
इलेक्टेड बाय टीचर्स हु आर रेजिडेंट्स ऑफ स्टेट, यानी जिस स्टेट की बात हो रही है उसके रेजिडेंट है। तो हमने देखा 1/3 इलेक्टेड बाय एमएलए, 1/3 इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, एनी लोकल स्टेट। 1/12 3 साल प्लस हो चुका हो ग्रेजुएशन को फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। 1/12 दे आर इलेक्टेड बाय टीचर्स जो कि रेजिडेंट है कहाँ के, स्टेट के। ने अब लास्ट का बचा हुआ 1/6, इसको कौन अपॉइंट करेगा, इसको अपॉइंट इलेक्ट नहीं करेंगे, इनको नॉमिनेट करेंगे। टोटल 1/6 ऑफ मेंबर दे आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। अब कौन से बंदे अपॉइंट करेंगे वो, तो सेम वही राज्यसभा वाला, जिनके पास स्पेशल नॉलेज होगी एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। कौन कौन सी फील्ड में, इसमें होगा आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस, ये सारी चीजें थी। प्लस इसमें एक और चीज ऐड हो जाती है, दैट इज कोऑपरेटिव मूवमेंट। कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी कि जो 1/6 मेंबर होंगे जिनको गवर्नर अपॉइंट करेंगे, उनको स्पेशल नॉलेज होना चाहिए किसका, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस या कोऑपरेटिव मूवमेंट। वापस से फटाफट से एक बार देखिए, 1/3 इलेक्टेड बाय एमएलए, 1/3 इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, एनी अदर लोकल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, 1/12 ग्रेजुएट्स फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, 1/12 इलेक्टेड बाय टीचर्स हु आर रेजिडेंट ऑफ द स्टेट। टीचर्स कौन से लेवल के, सीनियर सेकेंडरी लेवल, secondary and senior secondary level. 1/6 they are nominated by the governor who have special knowledge and practical experience of art, science, literature, social service plus cooperative movements. Then जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है इसकी 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि अगर मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली में 300 मेंबर है तो 300 का 1/3, तो मैक्सिमम 100 मेंबर्स हो सकते हैं आपके कहाँ पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। बट इट शुड नॉट बी लेस देन 40, इट शुड नॉट बी लेस देन 40, कि 40 से कम ना हो, बाकी 1/3 से ज़्यादा ना हो। टर्म कितना होता है इनका, टर्म वही राज्यसभा वाला सारा खेल है। टर्म जो है इसका 6 ईयर्स होता है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का टर्म है। अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स का टर्म क्या होता है, मेंबर्स का टर्म भी 6 ईयर्स होता है। और इसमें 1/3, वापस से वही चीज़, 1/3 ऑफ टोटल मेंबर ये रिटायर हो जाते हैं इन 2 ईयर्स, यानी कि हर 2 साल में 1/3 ऑफ टोटल मेंबर क्या हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। अब राज्यसभा में एक चीज़ थी, राज्यसभा में क्या चीज़ थी कि जो चेयरमैन होते हैं वो क्या होते हैं, आउटसाइड होते हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ही तो राज्यसभा के चेयरमैन थे, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चेयरमैन होंगे वो मेंबर ही होंगे, यानी कि उन्हीं में से किसी एक को हम चेयरमैन बना देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल। बाकी बहुत सारी चीज़ें वो सेम टू सेम पार्लियामेंट जैसी हैं, डिट्टो। अब बिल्स, 2 टाइप के बिल्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, एक ऑर्डिनरी, एक मनी। देखो अगर कोई भी स्टेट है जिसमें सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उसका प्रोसेस तो नॉर्मल सा ही है, उसमें तो कुछ खास है ही नहीं, एक ही चीज़, एक ही जने को पास करना है। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि अगर कोई स्टेट है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी है प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो उसमें किस तरीके से बिल पास होंगे। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल, 2 टाइप के बिल हैं, ऑर्डिनरी नॉर्मल बिल्स और मनी। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल यहाँ पे नहीं होते, वो सिर्फ सेंट्रल लेवल पे होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑर्डिनरी बिल। हम मान के चल रहे हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, बाई कैमरल मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और काउंसिल भी है। तो हमने माना कि लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल क्या हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है, और लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसे पास कर दिया। तो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया तो अब कहाँ पे जाएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल 3 चीज़ें कर सकती है, या तो उसने पास कर दिया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकेंड केस में क्या हुआ कि उसने रिजेक्ट कर दिया, यानी कि टोटल रिजेक्शन नहीं होता, रिजेक्शन का मतलब क्या है, उसने सेंड कर दिया उसे वापस विद रिकमेंडेशंस, यानी कि उसने अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दे दी और उसको वापस भेज दिया, या फिर उसने 3 महीने से ज़्यादा के लिए 3 मंथ्स प्लस के लिए होल्ड कर लिया।
अब देखिए अगर सेंड करा है रिकमेंडेशन पे, तो वापस अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के पास जाता है तो उसके पास कोई ऐसा उसको जबरदस्ती नहीं है कि रिकमेंडेशन माननी पड़ेगी, और वापस जब वो भेजेगा तो लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल को वो मानना पड़ेगा। तो पहले हम मान के चल रहे हैं उसने 3 महीने के लिए ना होल्ड कर लिया बिल। अब 3 महीने जब अंत हुए तो लेजिस्लेटिव असेंबली, ये बिल क्या हुआ, हमने माना खत्म खत्म खत्म, तो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करेगा, उसको दोबारा पास करेगा बिल को। वापस से उसने पास कर दिया बिल, और जब लेजिस्लेटिव असेंबली ने यही वाला बिल दोबारा से पास किया तो फिर से भेजा उसने लेजिस्लेटिव काउंसिल को, भाई हाँ ना कुछ तो बोल। तो अगर उसने पास कर दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल ने फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मान लो उसने विदहोल्ड कर लिया, उसने क्या करा, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने विदहोल्ड कर लिया 1 महीने से ज्यादा के लिए, 1 मंथ प्लस के लिए, तो बिल को क्या करा जाएगा, इट इज डीम्ड टू हैव बीन पास, यानी कि अब बिल पक्का पक्का पास हो गया। यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हद से हद क्या कर सकता है, हद से हद देर कर सकता है बिल को पास करने में, बाकी कोई चेक्स एंड बैलेंसेस जैसा काम नहीं कर रहा है ये सिंपली। तो अगर वो रिजेक्ट तो कर ही नहीं सकता भाई, रिकमेंडेशन उसके जो है बाइंडिंग है ही नहीं, 3 मंथ से ज्यादा होल्ड करेगा तो लेजिस्लेटिव असेंबली दोबारा पास करेगा। अब जब लेजिस्लेटिव असेंबली ने हिम्मत करके दोबारा पास कर दिया तो या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल पास ही कर देगा भाई, विदहोल्ड करेगा लेकिन तो 1 महीने से ज्यादा नहीं कर सकता, वो बिल डीम टू हैव बीन पास मान लिया जाएगा। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम क्या है भाई, तो काम सिंपली यही है कि जो लोग बेचारे एमएलए नहीं बन पाते हैं और रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिल सके, जो भी लोग हैं उनको जो राजनीति में आना चाहते हैं। प्लस इसको एक और बोला जाता है कि ये बैकडोर एंट्री है लेजिस्लेटिव असेंबली में, कि भाई अगर आपको एक स्पेस मिल गया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे आप काम कर रहे हो, आप फेमस हो गए तो आप आगे जा सकते हो, सिंपल सी बात। नेक्स्ट आता है आपका मनी बिल्स। मनी बिल्स सिर्फ इंट्रोड्यूस होते हैं ओनली इन लेजिस्लेटिव असेंबली, ओनली इन लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा ये जो केस था आपका ऑर्डिनरी बिल का, अगर मान लो ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस ही लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो रहा है और लेजिस्लेटिव काउंसिल ने उसको पास कर दिया, अब पास होने के बाद वो कहाँ जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेजिस्लेटिव असेंबली या तो ओके करेगा, बट अगर उसने पास नहीं किया ना, नॉट पास, तो बिल वहीं पे कोलैप्स हो जाएगा। यानी कि कोई बहुत खास इज्जत है नहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल को, तो बिल वहीं पर ही क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, तो बिल रिजेक्ट, तो खत्म। बट मनी बिल क्या है, ये सिर्फ इंट्रोड्यूस ही लेजिस्लेटिव असेंबली में हो पा रहे हैं, और इसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन लगता है। प्रायर रिकमेंडेशन किसका, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, गवर्नर का प्रायर रिकमेंडेशन लगेगा, और इसमें पास हो गया फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर 14 दिन तक उन्होंने ओके कर दिया तो ठीक है, रिजेक्ट तो कर ही नहीं सकते। और अगर मान लो 14 डेज हो गए बट उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो अगेन इट इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड, यानी कि ये पास हो चुका है ऐसा हम मान लेंगे। तो सिंपल सी ये बात है। फिर गवर्नर का क्या रोल आता है जी, तो गवर्नर जो है ये भाई वीटो वाला काम ये भी कर सकते हैं, एक बार तो कर ही सकते हैं, रिटर्न वाला वीटो यूज कर सकते हैं, विदहोल्ड वगैरह कर सकते हैं, बट इसमें जो है वो तो प्रेसिडेंट जैसा ही है। कुछ एक चीजें कुछ जो अलग है, मान लो हम कहते हैं कि इफ द बिल इज, अगर कोई बिल है ना, अगर वो अगेंस्ट है किसके, अगेंस्ट एनी यूनियन लॉ, वो किसी भी यूनियन लॉ के खिलाफ है, या वो अगेंस्ट है किसी भी डीपीएसपी के, या वो अगेंस्ट है किसी भी नेशनल इंटरेस्ट के, या वो अगेंस्ट है या वो कम कर रहा है पावर ऑफ हाई कोर्ट, इस टाइप की अगर कोई भी चीज है और वो बिल लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल दोनों से पास हो गया ना, गवर्नर के पास आया, अब गवर्नर सोचे भाई साहब ये बिल को मैं कैसे असेंट दूं, ये तो यूनियन लॉ के खिलाफ, ये तो डीपीएसपी के खिलाफ, नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो गवर्नर को याद आएगा कि उसके पास एक हथियार है, हथियार बनाते हैं यहाँ पे, उसके पास एक हथियार है, उस हथियार का नाम क्या है, उस हथियार का नाम है 201, आर्टिकल 201। आर्टिकल 201 के अंदर उसको क्या है कि ओके नहीं करना, उसको क्या कर देना है, उसको सिंपली ये बिल प्रेसिडेंट के पास भेज देना है,
और प्रेसिडेंट सर को बोलना है, सर देखिए ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, हम तो बहुत परेशान, मतलब बिल देख के आंखों से आंसू टपकने लग गए कि ये क्या है। अब प्रेसिडेंट के पास ये पहुंचा, अब ये बिल प्रेसिडेंट सर के पास आ गया। अब मान लो प्रेसिडेंट सर जी ने इसको ओके बोल दिया कि नहीं भैया मुझे कुछ खराबी नहीं लग रही है, मैंने इसको देख लिया है, सब ठीक है, फिर तुरंत लॉ बन जाएगा, उसको गवर्नर के एसेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब भैया प्रेसिडेंट बड़ा या गवर्नर, प्रेसिडेंट ने बोल दिया तो भैया अब तो ओके हो ही गया है ना। लेकिन दूसरा केस क्या हो सकता है कि प्रेसिडेंट को लगेगा कि दया कुछ तो गड़बड़ है। तो अब मान लो प्रेसिडेंट को कुछ ना कुछ गड़बड़ लगी, तो वो क्या बोलेंगे, वो गवर्नर को बोलेंगे कि सेंड इट फॉर रिकंसिडरेशन, यानी कि आप इसे रिकंसिडरेशन के लिए भेजिए। तो अब ये लेजिस्लेटिव असेंबली में वापस जाएगा रिकंसिडरेशन के लिए। अब विद इन 6 months अगर मान लो ये काम हो जाता है, विद इन 6 months रिकंडीशन वगैरह देख के, रिकंसिडरेशन करके या नहीं करके, जैसे भी, अब ये बिल जो है लेजिस्लेटिव असेंबली गवर्नर को नहीं भेजेगी, अब ये बिल लेजिस्लेटिव असेंबली सीधा भेजेगी प्रेसिडेंट को। अब जब इन्होंने सीधा भेजा प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड, प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है, वो मना कर सकता है, वो अपने पास रख सकता है। लेकिन अगर वही रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जाता और रिकंसिडरेशन के बाद वो वापस गवर्नर को भेजते तो गवर्नर को एसेंट देनी पड़ती, इसीलिए इस केस में प्रेसिडेंट को भेजा जाता है एंड प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव द एसेंट। तो ये आपका रोल ऑफ गवर्नर आ जाता है इस चैप्टर के लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। सो इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं, इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।